तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीडीपी सेक्शन का मॉक टेस्ट सेकेंड देने वाले हैं जो जेटेट से जुड़ा हुआ है। इसके सवाल जेटेट और सीटेट दोनों के लिए तो काम आएंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं सीडीपी का सेकेंड मॉक। तो पहला क्वेश्चन है, अ 3-year-old boy says sun is angry, it is a example of। तो यहाँ देखने वाली यह बात है कि जो 3 साल का बच्चा है वो सन को जिंदा वस्तु की तरफ बता रहा है कि सन जो है वो गुस्सा है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है यहाँ इंटुएशन। तो ये इसका सही जवाब तो सिंपल सा बहुत को पता होगा कि एनिमिज्म होगा। एनिमिज्म जो होता है वो जीन पियाजे के सिद्धांत में आता है। इसमें ये बात आती है कि बच्चा जो है वो निर्जीव वस्तुओं को भी कहता है कि वो जिंदा है या उनमें जिंदा चीज़ों वाली गुण डालता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सॉरी, इसमें तो टिक ही मारना भूल गए हम लोग। अरे, दूसरा क्वेश्चन है, मनोज अपनी कक्षा में विभिन्न सूक्ष्म संवेदी क्षमताओं वाले बच्चों, जैसे वे बच्चे जो तुलिका नहीं पकड़ सकते, के लिए विभिन्न कला और शिल्प विकल्प प्रदान करते हैं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम है बाल केंद्रित, पाठ्य केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, स्मृति आधारित। मनोज प्रोवाइड वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट फाइन मोटर सब्जेक्ट who cannot teach in his classroom. His approach of teaching is। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बाल केंद्रित, क्योंकि यहाँ बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, लिंग क्या है? लिंग यानी व्हाट इज जेंडर। तो जेंडर क्या है? अंकों का महत्व, रूप का महत्व, स्त्री या पुरुष होने का महत्व, अमीर या गरीब होने का महत्व। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सही आंसर इसका हो जाएगा स्त्री या पुरुष होने की पहचान। अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूं कि लिंग जो होता है वो समाज के द्वारा निर्धारित होता है और जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है। नई समस्याओं को संभालने के लिए अलग अलग सोचने की क्षमता किस प्रकार की बुद्धि के पास होती है? नई समस्याओं को संभालने के लिए, नई समस्याओं मतलब अचानक से कोई हमारे पास नई समस्या आ गया तो हमें किस प्रकार की बुद्धि की ज़रूरत है? क्या हम उस समय गाने लगेंगे? नहीं। या क्या हम उस समय नेचर की बातें करेंगे? ये भी नहीं होगा। क्या हम उस समय बोलने लगेंगे या मौखिक बुद्धि दिखाएंगे? नहीं। हमें नई समस्याओं को संभालने के लिए रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव होना पड़ेगा कि अचानक से कोई भी समस्या है तो हम उसका कोई नया तुरंत समाधान निकाल पाएँ। तो इसका जवाब सेकंड हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या नेगेटिव चीज़ खोजनी है। यह उनकी सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह सब उनकी लापरवाही है। यह सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक मार्ग होता है कि वे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। देखिए, नहीं वाले क्वेश्चनों में ना सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक होता है कि नहीं है तो यानी नेगेटिव चीज़ें खोजो। यह उनके सोच में एक अंतर्दृष्टि होता है कि यह हम उसके सोच में झांक सकते हैं उनकी गलतियों से। ये तो देखिए पॉजिटिव बात बता रहा है। सेकंड वाला सबसे बढ़िया है कि यह सब उनकी लापरवाही होती है। एज ए टीचर होने के नाते आपको ये ध्यान रखना होगा कि गलतियाँ कभी भी लापरवाही का नतीजा नहीं होती। ये आपके लिए भी एक सीखने का तरीका है। ये बच्चों की कमियों को जानने का तरीका है। तो इन्हें कभी लापरवाही आपको नहीं समझना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक बच्चे के अनुकूल कक्षा का अर्थ शायद एक पर्यावरण के साथ जगह होगी जहां बच्चा कर सकता है। प्राथमिक स्तर पर अपनी गति और शैली से काम करना, उपयुक्त सभी विभिन्न शिक्षक अधिगम सामग्रियों और उपकरणों की पहुंच हो, सुरक्षित महसूस करना, सुरक्षित रहना, खुश रहना। प्राथमिक स्तर यानी कि बच्चों के लिए यहाँ आपको देखिए, ये तो सुरक्षित रहना, महसूस करना, ये तो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि
हमें ऐसी जगह मिले जहाँ हमें सेफ महसूस हो, हमें हमेशा आनंद का अभाव आनंद लगे, मतलब खुशी लगे। वे अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, अपने जो जिस तरह वो जानते हैं वहाँ वैसे काम करना चाहते हैं, तो ये भी सही होगा। दो सही हो गए तो सिंपल सा बात है, उपयुक्त सभी सही होगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या, संसाधन, बाधा, परेशानी। समस्या, बाधा, परेशानी, ये तीनों एक ही वर्ड है, सिंपल सी बात है। तो हमें कोई एक अलग सा वर्ड देखना होगा, रिसोर्स, संसाधन। और मैं ऐसे भी बता दूं कि बहुभाषी जो है यानी मल्टीलैंग्वेज में एक से ज़्यादा भाषा जानने की काबिलियत, वो कभी भी बाधा या समस्या नहीं होती, वो आपके लिए एक संसाधन होता है। तो यहाँ सातवां का ऑप्शन 2 सही होगा। लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था निम्न में से किसकी एक विशेषता है? लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था। शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ बच्चों की ज़रूरतों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। बाल केंद्रित कह सकते हैं, लेकिन यह भी उतना ज़्यादा सटीक जवाब नहीं होगा। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, ये आपके लिए सही जवाब होगा। स्पेशल एजुकेशन तो दूसरों के लिए होता है, जो कभी खास स्किल सीखना चाहते हों, या बुजुर्गों के लिए अलग से शिक्षा होती है, उसके लिए। दूरस्थ शिक्षा में होता क्या है कि आपको अपने अनुसार क्लास करने की व्यवस्था दी जाती है, अपने अनुसार एग्ज़ाम देने या एग्ज़ाम सेंटर चुनने की व्यवस्था दी जाती है। तो इसका सबसे सटीक जवाब होगा डिस्टेंस एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ अब CCE की बात हो रहा है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के तहत निम्न में से कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है? स्वच्छता है, चित्रकारी, सहकारिता, अनुशासन। देखिए, ध्यान रखिए, सोशल पेंटिंग यहाँ हो जाएगा, क्योंकि स्वच्छता हमारे आसपास के बारे में होती है, सहकारिता यानी मिलजुल के काम करने के बारे में होती है, और समाज में डिसिप्लिन रहना ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। चित्रकारी का मुझे नहीं लगता कि जब चित्रकारी कहीं से भी समाज से जुड़ा नहीं हो, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। सभी छात्रों के लिए विद्यालयों और कक्षाओं में एक समावेशी वातावरण का निर्माण NCF 2005 के किस क्षेत्र से संबंधित है? समावेशी शिक्षा, प्रणालीगत सुधार, पाठ्यक्रम क्षेत्र, विद्यालय स्तर और मूल्यांकन। विद्यालय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, अधिगम एवं ज्ञान। इसका है इंग्लिश देखने दीजिए, लर्निंग एंड नॉलेज, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसका क्या आंसर होगा, कोई मुझे बता पाएगा? सभी छात्रों के लिए विद्यालयों और कक्षाओं में एक समावेशी शिक्षा का निर्माण NCF 2005 के किस क्षेत्र से? समावेशी वातावरण, कक्षाओं में समावेशी वातावरण का निर्माण, अधिगम एवं ज्ञान, लर्निंग एंड नॉलेज, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये मुझे लगता है प्रणालीगत सुधार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि समावेशी वातावरण सिस्टम में सुधार का एक तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित नहीं है? तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सृजनात्मक और गहन चिंतन पर जोर दिया जाना चाहिए। ये तो होगा। शिक्षक को संचार, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन जैसे जीवन कौशल को बढ़ाने पर, ये भी सही होगा। बहुभाषावाद और शिक्षण के अधिगम में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना
महत्वपूर्ण है। अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में पदानुक्रम बनाए रखने के लिए कला और विज्ञान के बीच अलगाव होना चाहिए। देखिए, ये गलत है, ये गलत है। जहाँ भी अलगाव की बात आए उसे समझ लीजिएगा कि गलत है। अगर हम कला और विज्ञान को अलग ही कर देंगे तो फिर मतलब ही क्या होगा पढ़ाने का। कला और विज्ञान को 2020 का NEP 2020 बोलता है कि इन्हें साथ साथ लेके चला जाना चाहिए, ना कि इन्हें अलग करके। ये क्वेश्चन देखिए, ये होती हैं तगड़े क्वेश्चंस। एक शिक्षक को छात्रों की प्रगति के बारे में जानने के लिए आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तो ये तो सही है, क्योंकि जब तक शिक्षण अगर हम पढ़ा ही दिए और हमें ये ही नहीं पता कि हमने जो पढ़ाया उसका टेस्ट कैसे लें, ये कैसे पता करें कि वो सीख रहा है कि नहीं, तो क्या ही फ़ायदा पढ़ाने का। तर्क, परिणाम, छात्रों ने क्या सीखा, प्रक्रिया, जिस तरह से उन्होंने सीखा का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, मैंने कहा ना, कितना भी पढ़ा लीजिए, अगर हमें पता ना चले कि वो क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है और हमारे उद्देश्य कितने पूरे हो रहे, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेकार होगा। तो इस हिसाब से ए और बी दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या करता है आर। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गहन चिंतन में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गहन चिंतन में मतलब यदि आपको इसका उत्तर ज्ञात है तो अपना हाथ उठाइए। ओके, अगर आप कक्षा में मान लीजिए टीचर हैं, आप ये कहे बच्चों को आपको अगर इसका उत्तर पता है तो हाथ उठाइए। क्या वो चिंता में चला जाएगा? क्या वो इस पर ज़्यादा डीप थिंकिंग करेगा? नहीं। क्या आप जानते हैं कि हम चीज़ों से घिरे हैं या नहीं घिरे हैं? क्या वर्गीकरण, इसकी आवश्यकता और उपयोग की अवधारणा आप सभी के लिए स्पष्ट है? अपने आसपास पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या इससे गहन चिंतन होगा? नहीं। सबसे बेस्ट होगा ये, इसकी आवश्यकता और उपयोग। जैसे ही हम इस बात पे जोर डालेंगे कि इसकी आवश्यकता और उपयोग के बारे में बताइए, तो आपके दिमाग कई सारे ऑप्शंस या कई सारे विकल्प सोचेगा कि इसके क्या आवश्यकताएं होंगी, क्या इसके उपयोग होंगे। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? अधिगम में अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का क्या कार्य नहीं है लर्निंग टीचिंग में? जीवन को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करता है। जीवन के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, ये तो सही हो जाएगा। बिल्कुल, मोटिवेशन आपको ऊर्जा प्रदान करता है और आगे बनाए रखने के लिए इसे मदद करता है। जीवन के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, आप मोटिवेटेड हैं तो इससे आपका जीवन का जो व्यवहार है वो ज़रूर निर्देशित होगा और नियंत्रित होगा। मोटिवेशन आपको कंट्रोल करता है। अगर आप कम मोटिवेट हैं तो आपको कुछ भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप मोटिवेटेड ही ज़्यादा मोटिवेट हैं तो आप उस काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। तो इस तरह ये आपको कंट्रोल करता है मोटिवेशन। जीवन की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। वेट कीजिएगा। इट गाइड्स एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स अ सिलेक्टिव गोल। सही तो बात है, आप कोई गोल लेने के लिए तो मोटिवेट होते हैं। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कि ये कार्य नहीं करता है। कोई भी अधिगम अक्षम बच्चों के लक्षण हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज शारीरिक कामकाज में समस्या, आधारभूत लक्षणों की प्राप्ति होने में विघ्न जो आगे के विकास को अवरोध करते हैं, बाल्यावस्था में अधिगम अक्षमता बनी रहती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। थोड़ा समय कम है इसलिए हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर स्लो लर्नर्स एव गिफ्टेड लर्नर।
इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर कमज़ोरों के लिए होगा। आप अगर प्रतिभाशाली बालकों को एनरिचमेंट। राम, जो कि एक बहुत ही गरीब और अशिक्षित परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन सही शिक्षा के साथ वह अपने गांव का एक महान वकील बन गया, जबकि श्याम, जो एक बहुत ही अमीर और शिक्षित परिवार में पैदा हुआ था, अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सका। इस तरह के व्यक्तिगत अंतर को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? यह वातावरण राम जन्मा था गरीब परिवार में, लेकिन में भी ऐसा हो कि उसे सही वातावरण मिला और वह वकील बन गया, जबकि श्याम, जो कभी भी देखिए, ऐसे जवाबों का आंसर कभी भी एक या वातावरण या आनुवंशिकता अकेले नहीं दीजिएगा। इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो हमेशा एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के इंटरेक्शन या परस्पर क्रिया से होता है। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज अ डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया किस प्रकार की अक्षमता है? डिसलेक्सिया में बच्चे लिखना तो डिस्ग्राफिया हो जाता है। गणित के साथ कठिनाई डिसकैलकुलिया हो जाता है। पठन और लेखन, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। फर्स्ट, डिसलेक्सिया में जो भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में काफ़ी समस्या होती है। उनके लिए अक्षर ऐसे होते हैं जैसे कोई कीड़े मकोड़े हों, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा जिसमें हम हर बच्चे को एक साथ लेके चलते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड ही क्यों ना हो, या चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो इसमें कौन सा होगा? अच्छे परिणाम को तैयार करना, ये तो नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य लक्षित की जाने वाली सामग्री को व्यवस्थित करना, ये भी नहीं होगा। कई परीक्षणों को करना, यह होगा। विविधता को जानना। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम सिंपल, ये पूछ रहे हैं भाषा, जो बच्चा जो भाषा सीखता है वो किसके जरिए सीखता है? किताबों के जरिए सीखता है? क्या वो रेडियो सुन के सीखता है? क्या वो डिक्शनरी से सीखता है? या वो सामाजिक संपर्क से सीखता है? तो इसका सही जवाब सामाजिक संपर्क हो जाएगा, क्योंकि बच्चा समाज में रह के ही भाषा सीखता है और भाषा सीख के ही उसका विकास होता है। तो चलिए इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा कितने सही होते हैं। 5 गलत हो गए। लचीली सारणी। विशेष दूरस्थ बाल केंद्रित शिक्षा। सभी छात्रों के लिए विद्यालयों और कक्षाओं में एक सामाजिक वातावरण। अधिगम, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न? हे भगवान, अधिगम अक्षम बच्चों के लक्षण हैं। यार, संवर्धन कार्यक्रम प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए होता है। आप करना दोस्तों, यही होता है। कोई नहीं, सीखना ही हमारा गोल है। रोज बेहतर बनना और सीखना, इसी को तो शिक्षा कहते हैं। चलिए कल के मॉक टेस्ट मिलते हैं।